हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस जीओसी के फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर मैं बात करूंगा नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड टॉपिक का। और उससे भी पहले कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको आना जरूरी है नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो एक्चुअल में जो जीओसी में आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जीओसी के अंदर मैं पूरा ऑर्गेनिक कवर करने जा रहा हूँ, जिससे आपका प्रॉब्लम हमेशा ऑर्गेनिक लिए क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी टॉपिक को देखो तो स्टार्ट जहाँ से कर रहे हो उसको एंड भी करके जाओ। ठीक है ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप आओ और देख करके चले जाओ, ऐसा कुछ करना नहीं है। नहीं हो रहा है आपसे तो बिल्कुल ना देखो, अगर आए हो चैनल पे तो आप पूरा उसको करके जाओ। और दूसरी बात यह है कि आप जब नोट्स बनाओ तो नोट्स आपको वेल डिफाइन होना चाहिए। आपको श्योर हो कि आपको वो टॉपिक क्लियर हुआ। नहीं अगर क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ गलती किसकी होगी? आपकी गलती होगी, क्योंकि आपने इसमें 100% नहीं दिया। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि वो टॉपिक बहुत क्लियर हो, बहुत आसान हो आपके लिए, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसके अंदर। तो आप कोशिश करिए समझने की। अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। अगर वो प्रॉब्लम मेजोरिटी में होती है तो जरूर सॉर्ट आउट करूँ। ठीक है, और वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए। अगर आप फर्स्ट पार्ट से जुड़ रहे हैं तो जितने भी पार्ट इसके इवन फ्यूचर में आने वाले हैं, उन सभी पार्ट में जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ाई की कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। और फ्यूचर में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं, जितना मेरे को नॉलेज है, वो सारा नॉलेज मैं अपने इस चैनल पे फ्री में अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। जिससे अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा सब्सक्राइबर हो चुका है तो उसको टॉपिक पढ़ने के लिए किसी दूसरे चैनल पे जाना ना पड़े, उसको यहीं पर वो सारे टॉपिक मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन निकालिए और उसमें जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से हेडिंग डालना शुरू करिए। देखो भाई, नॉमेनक्लेचर सेगमेंट है आज का, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जान लो कि आप जो केमिस्ट्री जानते हो, तो केमिस्ट्री में मेनली इसके दो पार्ट हैं। वैसे केमिस्ट्री के तो बहुत पार्ट है, लेकिन मेनली किसकी दो पार्ट की बात की जाती है। एक तो आप लोग पढ़ते हो इनऑर्गेनिक और एक पार्ट पढ़ते हो आप लोग ऑर्गेनिक। ठीक है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो अपने पास टोटल इवन अभी 118 एलिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और भी डिस्कवरी हो रही है, मगर 118 एलिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इस 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंटों के जो कंपाउंड होते हैं, इन 117 एलिमेंट के कंपाउंड वो हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, और वहीं एक एलिमेंट का कंपाउंड दैट इज कार्बन, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक में। कार्बन के कंपाउंड पढ़ते हैं किसमें भाई? ऑर्गेनिक में, कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ से एक डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि 117 एलिमेंटों के जो कंपाउंड है अप्रॉक्स में अपने पास है 50,000। कितना अपने पास? 50,000 के करीब है या उससे भी कम है वेल नोन कंपाउंड किसके? इनऑर्गेनिक के। वहीं ऑर्गेनिक के देखो, ऑर्गेनिक के जो अपने पास कंपाउंड है वो 5 लाख या उससे भी ज़्यादा है। तो भाई देखो समस्या ये है कि 117 एलिमेंट मिलकर के भाई इतने कम कंपाउंड बना रहा है, वहाँ अकेला एक एलिमेंट मिलकर के इतने कंपाउंड क्यों बना रहा है? तो दो प्रॉपर्टी होती है कार्बन के पास बेसिकली, सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो प्रॉपर्टी उसके पास होती है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी एक प्रॉपर्टी तो हो गई टेट्रावैलेंसी, कारण वो इतने ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। मैक्सिमम वैलेंसी कार्बन कितनी होती है? 4, दैट इज टेट्रावैलेंसी। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो है कैटेनेशन। उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन, जोड़ने की क्षमता। कार्बन में जोड़ने की क्षमता बहुत है, लंबी लंबी चेन बनाता है, इसलिए इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा कार्बन क्या होता है? हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे वो कोवैलेंट कंपाउंड में मिलेंगे, और इसके अंदर अपने को तीनों कंपाउंड मिलते हैं। तो अब बात यह है कि हमारे अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन कंपाउंड होने के कारण इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब बात ये आई कि सर जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ नोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखो बेटा, नोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? अपने को 3 टाइप में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ मिल सकता है। कितने टाइप में? 3 टाइप में। अगर मैं बात करूं नोटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 टाइप में लिखा हुआ मिल सकता है। पहला टाइप इसका हो सकता है कंडेंस्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट क्या हो सकता है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ, फॉर्मूला फॉर्म में। दूसरा टाइप इसका हो सकता है भाई, दूसरा टाइप इसका होता है आपका दूसरा टाइप हो जाएगा इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म। और एक टाइप और होता है आपका, एक होता है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म।
तो नॉर्मली आपको 3 टाइप में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला हो सकता है, या तो हो सकता है इस टाइप में लिखा हूँ, या तो हो सकता है इस टाइप में लिखा हूँ, या हो सकता है इस टाइप में लिखा हूँ। तो मैं आपको इन तीनों को एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से आपको ये मिल सकता है। देखो, अगर आपको ऐसा मिला CH3 CH2 CH2 CH3, या ये आपको ऐसा मिला 1 2 3 4 C4 3 2 5 2 7 3 10 H10, तो ये जो फॉर्म होता है इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है भाई? कंडेंस्ड फॉर्म। ये आपको अगर इस टाइप में लिखा हुआ कंपाउंड मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते भाई, एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज एक्सटेंडेड फॉर्म? जब आपको कंपाउंड इस तरीके लिखा हो, जैसे कार्बन में H H H H, यही चीज इस टाइप में लिखा हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा फॉर्म? एक्सटेंडेड फॉर्म। जहां पर आपको एटम, सारे एटम विजुअलाइज हो, दिखाई दे रहे हो, और उनका बॉन्ड भी आपको दिख रहा हो किसके बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। अगर ऐसे लिखा हुआ है मतलब है तो वो कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है? एक्सटेंडेड फॉर्म। एक फॉर्म और मिलता है जो ट्रेंड में है, उसी फॉर्म का ज़्यादा यूज हो रहा है, वो फॉर्म होता है आपका कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ऐसा मिल गया। तो देखो भाई ये क्या है? तो देखो ऐसे फॉर्म में क्या होता है कि हर पॉइंट पे, चाहे स्टार्टिंग का पॉइंट हो, चाहे जहाँ पर पॉइंट जुड़ रहा हो, उन सभी पॉइंट पे कौन होता है? कार्बन होता है। कौन होता है भाई? कार्बन। तो देखो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया 4 और ये हो गया 5, तो टोटल इसमें कितने कार्बन है? 5। अब आप जान लो कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। अगर कार्बन में जितने बॉन्ड लग चुके हैं वो तो उसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी उतनी, और जितने बॉन्ड अभी नहीं लग पाए हैं, मतलब अगर जैसे इसमें देखो 1 बॉन्ड लग चुका है, तो अभी इसमें कितने बॉन्ड और लगने हैं? 3 बॉन्ड और लगने हैं। तो आप जान लो अगर कुछ और नहीं लिखा तो उसकी वैलेंसी आप किससे पूरा करोगे? हाइड्रोजन से। किससे पूरा करोगे? हाइड्रोजन से। जैसे यहाँ देखो 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी थी, यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 2 पूरी हो चुकी थी, यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 2 पूरी हो चुकी थी, कितने हाइड्रोजन आएंगे भाई? 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ बताओ कितने हाइड्रोजन आएंगे? अगर 1 पूरा हो चुका है तो कितने आएंगे भाई? 3 आएंगे। मतलब आपको हर केस में देखना है कि कार्बन के पास 4 डंडे होने चाहिए। कितने डंडे? 4 डंडे। 1 2 3 4, हर कार्बन के पास 4 डंडे होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, मान लो आपके पास ये बॉन्ड लाइन नोटेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले इस तरीके से। अब बताओ इसमें कितने कार्बन भाई? तो 1 कार्बन हर पॉइंट पे, चाहे वो एडिटिव पॉइंट हो चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो, वहां पर कार्बन रहेगा, कोई और दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, और बाकी जो हम लोग क्या लगा सकते हैं? हाइड्रोजन लगा सकते हैं। जितनी वैलेंसी खाली होगी वहां पर कौन सा एटम आएगा? हाइड्रोजन आएगा। अच्छा, अब मान लो मेरे पास आ गया कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब भाई अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करना है तो देखना क्या है भाई? कुछ नहीं, यहाँ क्या हो सकता है? कार्बन, यहाँ 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 कार्बन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। बाकी जगह में क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। जैसे बताओ कि यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा? 2 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अच्छा, यहाँ पर 3 हो चुका है पूरा, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप हर जगह क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर मान लो ऐसे लगा हो और यहाँ पर क्या लग जाए? ट्रिपल बॉन्ड लग जाए, और यहाँ लग जाए कोई एक फंक्शनल ग्रुप लग जाए, OH, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। अब पूछे जाए भाई इसमें कितने कार्बन है? तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं होगा। जहाँ पर पहले से कोई एटम लगा होगा वहाँ पर आप कोई कार्बन नहीं लिखोगे, वहाँ पर कार्बन नहीं है। तो इसमें देखो भाई 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन है, ठीक। अगर आप हाइड्रोजन लगाना चाहो तो यहाँ पर जो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 वैलेंसी पूरी हो तो यहाँ पर लगेंगे कितने हाइड्रोजन भाई? यहाँ पर लगेगा 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना लगेगा? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 1 भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर भी 1 भी हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी पूरी चारों डंडे पूरे हैं पहले से ही। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं कंडेंस फॉर्म का, बॉन्ड लाइन नोटेशन का और एक्सटेंडेड फॉर्म का। आपको इस टाइप में लिखा हुआ मिल सकता है। समझ में आई बात? चलो इसको कॉपी करो, उसके बाद आगे देखते हैं। मिटा दे? चलो, ये तो हो गया भाई आपका एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना शुरू करना है तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब देखो भाई नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कितने पार्ट में किया गया है। तो यहाँ ला लेते हैं हेडिंग सिंपल सा,
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बांटा गया है दो पार्ट में। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक, पहले पार्ट को बोलते हैं एसाइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं भाई? एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरे वाले को बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड, सेकंड वाले को बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। तो दो कैटेगरी में बांटा गया है इसको, एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। इसको ओपेन भी बोलते हैं, ओपेन चेन कंपाउंड, और इसको बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक, अच्छा एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है भाई? इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि कंपाउंड which is formed by open chain, जिसके पास क्या ओपन चेन हो, ठीक है ना, या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड। अब क्या होगा, वापस से अपने को एसाइक्लिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में पढ़ना पड़ता है। ये दो केस क्या हैं? एक तो पढ़ना पड़ता है अपने को सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पढ़ना पड़ता है किसके केस में? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टर्म में। एक तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टर्म में और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टर्म में। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड, या बोल सकते तो सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड पढ़ने को मिलेगा। अनसेचुरेटेड में क्या होगा भाई? इसके अंदर क्या होगा? सिग्मा प्लस पाई, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें मिलेंगे। तो इसमें मेनली अपने को पढ़ना क्या है? इसके अंदर पढ़ना है अपने को एल्केन। क्या पढ़ना अपने को? एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स के बारे में इसके अंदर अपने को पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ना है अपने को तीन केस। एक तो पढ़ना है अपने को इसके अंदर एल्कीन्स, एक पढ़ना है अपने को इसके अंदर एल्काइंस, और एक पढ़ना है अपने को इसके अंदर एल्कीन आइंस। मतलब डबल और ट्रिपल दोनों का मिक्स। मतलब इसमें सिर्फ क्या मिलेगा आपको? डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें डबल प्लस ट्रिपल बॉन्ड का केस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ, इसका एग्जांपल मैं आपको एक दे दे रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम होता है N ब्यूटेन। N ब्यूटेन इसका कॉमन नेम है। ठीक है, मैं आपको कॉमन नेम भी कई का बताते हुए चलूँगा। तो इसका क्या नाम है ये भाई? N का मतलब क्या होता है? नॉर्मल चेन। क्या होता है? नॉर्मल चेन। और जब इसमें ब्रांचिंग हो जाती है तो वहाँ पर आइसो टर्म आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? आइसो। अभी वो नॉमेनक्लेचर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो ये क्या है भाई? इसका नाम N ब्यूटेन। तो देखो इसमें क्या है? हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा इसमें? हर जगह सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो देखो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो देखो सबके बीच में क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाला केस किसके अंदर पढ़ना पड़ता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, या हम लोग बोले तो उसको एल्केन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एल्कीन्स, एल्कीन्स का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर क्या हो? डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका अगर मैं कॉमन नेम देखो तो इथाइलिन होता है। क्या नाम होता है इसका कॉमन नेम? इथाइलिन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइलिन, इथाइलिन। अच्छा एल्काइन का देखो, तो देखो इसके अंदर क्या है? आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो मतलब कौन सा होगा? ये एल्कीन का होगा। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होता है कॉमन एसिटिलीन। अभी हम IPSC नाम की बात करेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर कॉमन नेम पर भी फोकस करेंगे। इसका नाम क्या होता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। इसमें अगर एग्जांपल ले लें तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद ले लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्टरनेट पे ही मिलेगा, याद रखना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पे ही आपको मिलेंगे।
तो देखो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट, इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंट इन आइन, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट इन आइन। अभी पोजीशन मेंशन नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल नाम लिख रहे हैं पेंट इन और आइन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड विथ नोटेशन उनका देख ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक एक को ओपन करके बड़े आराम से पढ़ेंगे, एक एक के ऊपर 10-10, 15-15 क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन अभी ब्रीफ देख लो कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से क्लासीफाई हुआ है। अच्छा, साइक्लिक में देखो क्या है, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड रिंग कंपाउंड, मतलब ये क्लोज रिंग बना हुआ कंपाउंड आपको दिखेगा तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड को वापस से क्लासीफाई किया गया है दो केस में, एक को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड में क्लासीफाइड है और एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्लासीफाइड है। देखो बेटा होमोसाइक्लिक में क्या आएगा, होमोसाइक्लिक एग्जांपल अगर लेना चाहूँ कि मतलब वो रिंग जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना हो, वो रिंग जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना हो, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लोज्ड रिंग फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम। जो क्लोज रिंग बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होगा, कार्बन एटम से मिलकर के बना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक में होगा कि क्लोज्ड कंपाउंड, क्लोज्ड रिंग विथ कार्बन प्लस हेट्रो एटम, मतलब एक क्लोज रिंग तो बनेगा लेकिन कार्बन के साथ साथ उस रिंग में कुछ हेट्रो एटम भी होंगे। अब ये हेट्रो एटम कौन कौन से हो सकते हैं, तो देख लो बेटा हेट्रो एटम आपको क्या क्या मिल सकता है, हेट्रो एटम में आपको मिल सकता है ऑक्सीजन मिल सकता है, आपको सल्फर मिल सकता है, आपको नाइट्रोजन मिल सकता है, मतलब रिंग में कार्बन के साथ साथ इनमें से भी कोई प्रेजेंट हो सकता है। तो उसको किस में पढ़ेंगे आप, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। एग्जाम्पल में आपको दिखाना चाहूँ, होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल हो सकता है, एक तो ये हो सकता है जिसको मैं बोलता हूँ साइक्लोहेक्सेन, और क्या हो सकता है, बिल्कुल बेंजीन हो सकता है, बेंजीन भी आपका इसमें आएगा, ठीक। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो देखो क्या हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल देखो, बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग में बीच में क्या आ जाए, एक लोन पेयर वाला नाइट्रोजन आ जाए, तो इसको किस में रखते हैं भाई, इसको रखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं पिरिडीन। इसका नाम क्या है भाई, पिरिडीन, दिस इज द पिरिडीन, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, मान लो कुछ इस तरीके से कंपाउंड एक दिया हो, ऐसे रिंग चल रहा हो कार्बन का और बीच में क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो इसको बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं इसको भाई, फ्यूरेन, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो गए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए, और ये क्या हो गया आपका, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड को वापस फिर से डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। चलो इसको मिटा दें। अच्छा देखो बेटा, मिटाने से पहले एक बात और नोट कर लो, ये जो आपका सेचुरेटेड में एल्केन है, एल्केन को हम लोग बोलते हैं एक और नाम से, इसका नाम है पैराफिन्स। देखो जो छोटी जानकारी अपने को जानना जरूरी है, इसको क्या बोलते हैं भाई, पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है पैरम प्लस एफिन्स, पैरम का मतलब होता है लो और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी क्या हो, बहुत कम हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। चलो ये तो छोटी जानकारी थी, इसके साथ ये पूरा नोट कर लिए होंगे आप, हटाते हैं इसको और हम बात करते हैं कि अपने पास जो होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक को वापस से दो केस में बांटा गया है। देखते हैं वो दो केस कौन कौन से हैं, फटाफट नोट कर लेते हैं वो भी दो केस, कि होमोसाइक्लिक को वापस से दो केसों में बांटा गया है। तो बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दो केस में अगेन डिवाइड किया गया है। वो दो केस कौन कौन से हैं, एक तो आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और एक को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। इसको और क्या बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है।
अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एलिसाइक्लिक का मतलब हो गया, जिसमें एग्जाम्पल आपको मिलेगा ये साइक्लोब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, साइक्ल इसलिए साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारे आपको किसके अंदर मिलेंगे पढ़ने के लिए? इस एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर मिलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या मिलेगा आपको? मिल सकता है बेंजीन, दिस इज द बेंजीन। और क्या मिलेगा? अगर दो बेंजीन को साथ में लिख दिया जाए कुछ इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? नेपेथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नेपेथिलीन। इसका नाम हो जाएगा नेपेथिलीन। ठीक, अगर तीन बेंजीन साथ में रख दिया जाए तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। इसका नाम हो जाएगा एंथ्रासीन। अगर दो बेंजीन के ऊपर एक बेंजीन रख दिया जाए, ऐसे दो बेंजीन हो और उसके ऊपर एक बेंजीन कुछ इस तरीके से हो, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? फिनेंथ्रासीन। फिनेंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? फिनेंथ्रासीन। तो बेंजीन, नेपेथिलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन, ये सब किसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे आपको? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन ये आ रहा हो कि हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब मैं आगे पढ़ाऊँ क्लासेस में तो आपको बताऊंगा एरोमेटिसिटी, कैसे आप डिफाइन करोगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो कुछ देर के लिए वेट करिए, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा और आप पहचानना सीख जाओगे किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड पहचानते है। तो ये हो गया भाई पूरा ब्रीफ एक क्लासिफिकेशन कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन पार्ट में बटा हुआ है, और मैं एक एक पार्ट को उठाऊंगा हर एक क्लास में, हर एक लेक्चर के दौरान, और एक एक पार्ट के बारे में बढ़िया से डिस्कस करूंगा कौन सा पार्ट किस तरीके से आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अपना नॉमेनक्लेचर सेगमेंट और स्टार्ट करते हैं हर एक कंपाउंड का नाम लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक रूल पढ़ेंगे, और बेसिक रूल आईपीएससी ने डिफाइन कर रखा है। आईपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड का नाम रखने का तरीका बताया गया है वो कुछ इस तरीके से बताया गया है। क्या बताया गया है कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट सबसे जरूरी पार्ट किसी कंपाउंड का कौन सा होगा? वर्ड रूट होगा। नाम से पता चल रहा है कि जो बहुत मजबूत पार्ट हो, वर्ड रूट। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है इसके इस साइड वर्ड रूट के जो पहले लिखना है वो आपका होगा प्रीफिक्स। क्या होगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में दो टाइप का होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको थोड़ा डिस्टेंस से लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे। SEC का मतलब हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद यूज करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जो आपको ब्रांचिंग चेन मिलेगी, ब्रांचिंग चेन, ब्रांचिंग चेन, या आपको क्या मिलेगा? जो सब्स्टिट्यूटेड एटम मिलेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, ये सबको हम लोग किस में रखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा? जब आपके पास कोई कंपाउंड आ जाए, जैसे मान लो साइक्लो कंपाउंड आ गया तो साइक्लो लगा दोगे। आपके पास मान लो आ गया स्पायरो कंपाउंड आ गया तो स्पायरो लगा दोगे। आपके पास बाईसाइक्लो आ गया तो बाईसाइक्लो लगा दोगे। तो ये सारे टर्म आप किस में यूज करोगे? प्राइमरी प्रीफिक्स के दौरान यूज करोगे। ठीक है, मान लो आपका साइक्लिक चेन है और 6 कार्बन का है तो वर्ड रूट कितना हो गया भाई? हेक्सेन। तो उसके आगे लगा दोगे साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लो किस में आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर आएगा। ठीक, वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है, वर्ड रूट का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन का जो नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन की सबसे जो लंबी श्रृंखला होगी उसमें जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे वही क्या डिफाइन करेगा? उसका वर्ड रूट डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा? वर्ड रूट। देखो भाई वर्ड रूट में क्या हो सकता है? अगर कार्बन 1 होगा तो अब हम लोग यूज करेंगे मेथ, कार्बन 2 होगा तो हम लोग यूज करेंगे एथ, 3 होगा तो यूज करेंगे हम लोग प्रोप, 4 होगा तो यूज करेंगे हम लोग ब्यूट, 5 होगा तो हम लोग यूज करेंगे पेंट, 6 यूज होगा तो हम लोग यूज करेंगे हेक्स, 7 होगा तो हम लोग यूज करेंगे हेप्ट, 8 होगा तो हम लोग यूज करेंगे ऑक्ट,
9 होगा तो हम लोग यूज करेंगे नॉन, 10 होगा तो हम लोग यूज करेंगे डेक, 11 होगा तो हम लोग यूज करेंगे अनडेक, 12 होगा तो हम लोग यूज करेंगे डोडेक। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे ढेर सारे कंपाउंड के बारे में। अपने को जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन मिलेंगे लॉन्गेस्ट, उसी को हम लोग किसके अंदर रखेंगे, वर्ड रूट के अंदर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे क्या, उसके बाद हमारा यूज होगा वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कौन से कंपाउंड के फॉर्म में, एल्केन, और यूज करेंगे उसकी जगह पे क्या, एन। क्या यूज करेंगे हम लोग, इसमें जोड़ देंगे एन। अगर डबल बॉन्ड आया, फॉर किसके लिए भाई, सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। अगर आपका क्या आया, डबल बॉन्ड आया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, एल्कीन। एल्कीन में हम लोग यूज करेंगे इन, किसके लिए भाई, जब डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स इन। वर्ड रूट में क्या जोड़ दिया करेंगे, इन जोड़ दिया करेंगे। अच्छा, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आया तो वहाँ पर कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, एल्काइन का। एल्काइन में हम लोग जोड़ेंगे कौन सा चीज़, आइन। कौन सा वर्ड जोड़ देंगे, आइन। किसमें, वर्ड रूट में। तो प्राइमरी सफिक्स के फॉर्म में आइन यूज होगा तब, जबकि आपका क्या दिया होगा, ट्रिपल बॉन्ड का केस होगा। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी सफिक्स क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन यूज होगा एज ए प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड होगा तो इन यूज होगा एज ए प्राइमरी सफिक्स, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन यूज होगा एज ए प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, अब इसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है भाई, सेकेंडरी सफिक्स होता है जो डिफाइन करता है नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नेचर बताता है। क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में लगा होगा। किसके रूप में लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लो OH लगा होगा तो पूरा कंपाउंड क्या होगा, एल्कोहल होगा। CHO लगा होगा तो एल्डिहाइड होगा, या कीटोन लगा होगा, कार्बोक्सिल लगा होगा। तो ये क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा नेचर ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। OH लगा होगा तो क्या जोड़ेंगे भाई, ऑल जोड़ेंगे। CHO लगा होगा एल्डिहाइड तो अल जोड़ेंगे। ईथर लगा होगा तो भाई ऑक्सी ग्रुप जोड़ेंगे, या आपका कीटोन लगा होगा तो ओन जोड़ेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप का टर्म यूज करेंगे किसके फॉर्म में, एज अ सेकेंडरी सफिक्स। तो ये तो हो गया भाई एक आपका फॉर्म कि आपको अपने नाम लिखने के दौरान, कौन सा नाम, IPSC नाम, किसका, ऑर्गेनिक का, आपको इन टर्म को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया IPSC का रूल कि आपको कैसे कंपाउंड रखने हैं। अब इनके बेसिक रूल कि मतलब आपको कैसे डिफाइन करना है, कौन सा लॉन्गेस्ट चेन है, किधर से काउंट करना है, क्या पोजीशन देना है, वो चीज़ हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ तक कॉपी करिए और उसके बाद मिलते हैं आपके साथ इस पूरे रूल के साथ, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में। हेडिंग क्या रहेगी उस टॉपिक का, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। ओके, नोट करिए।